हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरती एकेडमी। माय नेम इज अंजलि। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th का चैप्टर 1 खत्म कर लिया, नंबर सिस्टम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अगर किसी ने चैप्टर 1 नहीं देखा तो पहले वो वीडियो को देख सकता है। चैप्टर 1 पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करें जो भी हायर ऑर्डर क्वेश्चन थे, जो कि थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 को अच्छे से खत्म कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे जो कि हम लोग पॉलिनोमियल्स के फर्दर चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स हैं जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, वो लोग सीखेंगे पहले हम। उसके बाद हम लोग फर्दर पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो टर्म आता है पॉलिनोमियल में, दैट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स, अब देखो, कांस्टेंट बोल रहा है क्या मतलब, एक ऐसी वैल्यू जो कि फिक्स हो। फिक्स वैल्यू मतलब अगर मैं लिख रही हूँ 2, मैं लिख रही हूँ 5, 10 लिखा, -1 लिखा, 0 लिखा, तो दीज आर बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, 2 विल ऑलवेज रिमेन्स 2, 5 विल ऑलवेज रिमेन्स 5, है ना। तो ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, तो दिस इज माई कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहला टर्म आता है कांस्टेंट। अब उसके बाद क्या आता है, वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल, वेरिएबल के नाम से ही पता चल रहा है दैट मे वैरी। वैरी मीन्स इट कैन चेंज, इट कैन चेंज। सो एक ऐसी वैल्यू जो कि चेंज हो रही है। अब देखो चेंज कैसे हो सकती है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सपोज करो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, या सो दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब मुझे क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है या फिर मुझे इसका एरिया निकालना है सपोज। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो मैं अगर पूछूं कि यहाँ पे मेरा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगा, ऐसी वैल्यू जो हमेशा सेम रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कुछ भी कर लो चाहे, लेकिन वो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो 2r है दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम। चाहे कुछ भी ले लो, आर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आर क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, एंड वी नो दैट रेडियस कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी अ स्मॉलर सर्कल, इट कैन बी अ बिगर सर्कल। तो जितना बड़ा सर्कल होगा उतना बड़ा क्या होगा, रेडियस होगा मेरा। जितना छोटा सर्कल होगा उतना छोटा रेडियस होगा। तो दैट मीन्स आई कैन से दैट this 2π, this is my constant value, this is my constant, and this r is a variable quantity। ठीक है, तो वेरिएबल मीन्स, अब देखो मतलब ये सिचुएशन पे डिपेंड कर रही है। छोटा सर्कल लिया तो छोटा रेडियस होगा, बड़ा सर्कल लिया तो बड़ा रेडियस होगा। तो दैट मीन्स ये वेरी कर सकता है मेरे सर्कल के अकॉर्डिंग। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेरी करिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो मतलब इसके लिए जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल के हम लोग अलग अलग अल्फाबेट्स यूज करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स। इट कैन बी एक्स, वाई, जेड, आर, पी, एनीथिंग, हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो एक ऐसी वैल्यू जो कि वैरी कर रही है वो हमारे पास वेरिएबल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ सर्कल भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी जो पाई है ये हमेशा सेम रहेगा, कुछ भी करो चाहे। तो ये पाई जो है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड दिस आर स्क्वायर विल बी अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का हम एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। सपोज करो मैंने क्या किया, हाँ, मैं डेट्स जो लिख रही हूँ, मैं सपोज करो एक मंथ की डेट लिख रही हूँ। मतलब मेरे पास मंथ है, मंथ ऑफ सपोज जनवरी। ठीक है, तो जनवरी की डेट्स लिख रही हूँ। मैंने क्या किया, अब देखो मैं जो जनवरी की जो डेट्स है मैं कैसे लिखूंगा। सपोज करो जनवरी का मंथ है और जो मेरे पास वो है, जो ईयर है वो है 2021। तो अब देखो 2021 हमेशा सेम रहेगा। मैं जनवरी की सारी डेट्स लिख रही हूँ। तो अगर देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी हमेशा 1, क्योंकि फर्स्ट मंथ है। लेकिन यहाँ पे जो डेट्स है वो पहली जो डिजिट है वो हमेशा चेंज होती जाएगी। तो मैं पहले ने क्या लिखा, 1/1/2021, 2/1/2021, देन आई राइट 3/1/2021। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो लास्ट का 1 और 2021 है, ये दो चीजें, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, दीज आर कांस्टेंट। बट ये जो आगे वाली वैल्यू ये क्या है, वेरिएबल।
तो अगर मुझे एक रूल लिखना हो इस चीज के लिए तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, x1 2021, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या करेगी, वो वैरी करेगी। तो इट कैन बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कब तक चलेगी, 31 तक चलेगी। तो यहाँ पे ये भी हम बोल सकते हैं कि ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं वेरिएबल की तरह, ठीक है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है वो आता है, ओके, नेक्स्ट टर्म इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन और वी कैन से पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो हमने कांस्टेंट लिया और एक वेरिएबल लिया, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनाया हमने, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए और उसमें हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑपरेट कर दिए। हमने क्या किया, कांस्टेंट और एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशंस में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिए। देखो इसको कैसे ले सकते हैं हम लोग, मैंने एक वेरिएबल 2 लिया, उसके साथ वेरिएबल x ले लिया, 2x, फिर एक वेरिएबल लिया, कांस्टेंट लिया 3x रेज टू पावर 4, फिर मैंने क्या किया, माइनस x रेज टू पावर 1 और वी कैन से x रेज टू पावर 2। तो अब देखो मैंने बेसिकली किया क्या, यहाँ मैंने कुछ कॉम्बिनेशन लिए और मैंने इसमें क्या किया, कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा दिए। तो यहाँ मैंने क्या किया, कांस्टेंट और वेरिएबल की कॉम्बिनेशन में जो बना, कॉम्बिनेशन से जो बना उसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए, यही मेरे पास क्या बनते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन और वी कैन से पॉलिनोमियल। तो मतलब दोनों सेम नहीं होते, एक डिफरेंस होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में और पॉलिनोमियल्स में। क्या डिफरेंस होता है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है, पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज एनी रैशनल नंबर, इज एनी रैशनल नंबर, ठीक है। और दूसरी ओर जो पॉलिनोमियल होता है उसमें क्या होता है, पावर ऑफ द वेरिएबल, जो पावर है ऑफ वेरिएबल दैट इज ऑलवेज होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास है वो होल नंबर होता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव होना चाहिए होल नंबर्स, तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में और पॉलिनोमियल्स में। अच्छा, तो अब मैं अगर एग्जांपल दूं, 2 रूट एक्स प्लस 3x रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सोच के बताओ कि क्या होगा, वीडियो को पॉज करो 2 मिनट और सोच के देखो कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो कैसा होगा, पॉलिनोमियल होगा या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। तो अगर हम इसको देखें, देखो मैंने पहले में क्या कहा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी पावर ऑफ वेरिएबल इज एनी रैशनल नंबर। यहाँ पे x का पावर क्या है, 1/2, 1/2 है मतलब एक रैशनल नंबर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक भी एक्सप्रेशन मुझे ऐसा मिल जाए जिसका पावर क्या है, रैशनल है, वो क्या बन जाएगा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने सपोज लिखा x रेज टू पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 3 देन प्लस 2x, तो ये मेरे पास क्या बन गया, देखो यहाँ पे जो सारी पावर्स हैं वो क्या है, होल नंबर्स हैं। तो अगर पावर सारी होल नंबर्स है दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल, ठीक है। So this will be my polynomial. Okay. तो अब देखो अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया जाए, मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिया x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, ये जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बीच में अप्लाई करके जो, मतलब ये जो ऑपरेशंस से सेपरेटेड जो है ना, ये जो टर्म्स है, मतलब बेसिकली जो भी हमने कॉम्बिनेशन बनाया कांस्टेंट का और वेरिएबल को यूज करके, तो ये एक एक्सप्रेशन बनाया हमने, फिर एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। तो हम इन सबको लिख लेते हैं अलग अलग, एक्स स्क्वायर और 1। तो ये जो अलग अलग हमने सर्कल डाले हैं ना, तो जितने भी ये सारे एक्सप्रेशन है ना, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। तो ये मेरे पास क्या है, टर्म्स। टर्म्स क्या है, बेसिकली जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेटेड है ना, वो सारे मेरे पास बन जाएंगे टर्म्स। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी होंगे और पॉलिनोमियल्स में भी होंगे।
तो हमने क्या सीखा, जो भी क्या बोला हमने, जो भी हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेटेड है वो सारे क्या बनेंगे, हमारे पास टर्म्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैं पूछूं अगर कितनी टर्म्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, एक, दो, तीन, चार। तो वी हैव 4 टर्म्स। अब अगर कोई और एक्सप्रेशन ले लिया, 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x क्यूब। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कितने एक्सप्रेशन है, कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स आर 1 2 3 4। सो अगेन वी हैव 4 टर्म्स। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई बात टर्म्स की। टर्म्स क्या है बेसिकली, अगर इसको लिखना हो तो शॉर्ट में, दीज आर द एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस और वी कैन से कॉम्बिनेशंस, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ, combination of constant and variable, combination of constant and variable which is separated by, which is separated by, which is separated by mathematical operations, mathematical operation। ये डेफिनेशन आप लोगों के समझने के लिए कि अगर हमें समझना हो टर्म्स को तो हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी हमने अलग अलग टर्म्स लिए ना, उन टर्म्स के जो मतलब जो भी हमने टर्म्स लिया तो वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट है, ऑल दीज आर कोफिशिएंट्स। तो देखो ये सपोज करो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये मेरा सेकंड एक्सप्रेशन है। अब अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन में मुझे पूछा जाए बताओ कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 कितना होगा, तो x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 1 से मल्टीप्लाई है, तो ये कितना हो जाएगा 1। फिर अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 3 कितना होगा, x रेज टू पावर 3 के साथ कितना है +2, सो दिस विल बी +2। देन अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ तो कितना होगा, x स्क्वायर के साथ 1 है। फिर अगर कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए, अब देखो यहाँ पर जब x की बारी आती है ना तो x का कोई कोफिशिएंट मतलब x का कोई एक्सप्रेशन नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है x का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास कोई भी अगर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है तो उसमें मैं कोफिशिएंट भी लिख सकती हूँ और टर्म्स भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ओके। So now we have the next expression, next term, that is degree. Now we'll define degree. अब degree क्या होता है, अब देखो हम लोगों ने कोई भी एक एक्सप्रेशन लिया, हम किसी एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं, x रेज टू पावर 4 प्लस 2x³ माइनस x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1। ठीक है, या इसको ना ही भी लेंगे तो चलेगा। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, मुझे डिग्री कैलकुलेट करनी है। डिग्री कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पास टर्म्स है ना, हर टर्म की जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर को लिख लो, वेरिएबल की हर वेरिएबल की पावर को लिख लेना है। तो वेरिएबल की पहली पावर क्या है 4, जो सेकेंड टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर क्या है 3, फिर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1। इन सभी पावर्स में से जो हाईएस्ट है दैट इज माई डिग्री। ठीक है, तो डिग्री को हम क्या बोलेंगे, द हाईएस्ट ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल, इट इज द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑल द पावर्स, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल। जितनी भी पावर्स है ना उन सबकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब जितने भी हमने जो वेरिएबल्स की पावर्स लिए उन सब में से जो हाईएस्ट होगी इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो अगर मुझे किसी और एक्सप्रेशन का डिग्री निकालना है, अब सपोज दिया है मुझे x स्क्वायर y³ प्लस x³ y रेज टू पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस y³। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का डिग्री निकालना है। ठीक है, अब देखो पहला टर्म लेते हैं, ये मेरे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो सेपरेटेड है ये फर्स्ट टर्म है,
इस टर्म का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, सोच के देखो। यहाँ पर मुझे क्या करना है, हर वेरिएबल का डिग्री देखना है। एक्स का भी डिग्री है, वाई का भी डिग्री है, सॉरी पावर है, तो 2 पावर इसका और 3 पावर इसका, तो कितना हो गया 5। ठीक है, यहाँ पर 3 और 4, यहाँ पे जो डिग्री पावर है वो कितना है 7, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो हाईएस्ट कितना हुआ, तो डिग्री विल बी हाईएस्ट, जो भी होगा हाईएस्ट कितना है 7, तो डिग्री विल बी 7। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैंने कुछ ऐसा दिया, सपोज एक्स रेज टू पावर 5 -1। अब देखो एक्स रेज टू पावर 5 -1, जो फर्स्ट वेरिएबल है यहां पर क्या है, इसकी पावर 5। ठीक है, फिर सेकंड में देखो, सेकंड में बेसिकली क्या है, एक्स रेज टू पावर 0 है, तभी तो मल्टीप्लाई करके 1 आएगा ना। तो सेकंड में जो डिग्री है, मतलब जो पावर है वो 0 है, तो इसमें हाईएस्ट कितना हुआ 5, तो डिग्री विल बी 5। ठीक, वहीं अगर कोई और पॉलिनोमियल लेते हैं हम लोग, y रेज टू पावर 7 -y + 1, यहाँ पे क्या होगा 7 1 0, तो हाईएस्ट कितना होगा 7, तो डिग्री क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये मेरी बात हो गई डिग्री की। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, कांस्टेंट, वेरिएबल, algebraic expression or we can say polynomial, terms and coefficients, then we'll understand the degree. अब इसके बाद आता है classification, classification of the polynomial based on the terms and the degree. ठीक है, based on the terms and degree. अब देखो हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो पहला हम लोग कर रहे हैं based on the number of terms, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां हम लोग वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग टर्म्स के बेसिस पे 3 या 4 देखते हैं, फिर ऐसे डिग्री के बेसिस पर भी 3 या 4 देखेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहला मेरे पास क्या है क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज द मोनोमियल, देन वी हैव बायनोमियल, एंड द थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। तो देखो इसको नाम से ही पता चल रहा है, मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल। ठीक है, फिर बाय मीन्स, बाय का मतलब होता है 2, ट्राई मीन्स, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, तो मोनोमियल मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू हो, मतलब सिंगल टर्म हो। ठीक है, सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म। बायनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स विल बी देयर, एंड ट्राइनोमियल विल बी 3 टर्म्स विल बी देयर। ओके, तो अब देखो ये मतलब क्या है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, तो हमने अभी पीछे पढ़ा है टर्म्स के बारे में, है ना। तो अब देखो मुझे अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो, मैं लिखती हूँ 4x3, एक सिंगल टर्म है ना, सिंगल टर्म है, तो मतलब ये क्या बन जाए, डिग्री से कोई मतलब नहीं है, x की पावर 100 करोड़ लगा दूं, 1000 करोड़ लगा दूं, 1000 लगा दूं, लाख लगा दूं, कुछ भी लगाऊं, लेकिन जो टर्म है वो एक होनी चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल। ठीक है, मतलब बेसिकली वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, दैट विल बी माय मोनोमियल। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर मैं लिखती हूँ 4x² y², इसको क्या बोलोगे, मोनोमियल बोलोगे या फिर बाइनोमियल बोलोगे, सोच के देखो, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे या बाइनोमियल बोलेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो सेपरेटेड आउट होते हैं वो न्यू टर्म से मतलब सेपरेटेड आउट होते हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन तो नहीं लगाया ना हमने, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगल टर्म ही है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, मोनोमियल। ठीक है, तो दिस इज माय मोनोमियल। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज बायनोमियल। बायनोमियल का एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, 4x + 7y। ठीक है, फिर और क्या ले सकते हैं हम लोग, 4x² + 2x। ठीक, उसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या ले सकते हैं, जहां पर 3 टर्म्स आएंगी, तो अगर मैं लिखती हूँ 4x² y³
प्लस 4x प्लस 4y²। तो अभी क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दो मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेटेड है 3 टर्म्स, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई, तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल। ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर, ये देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, अब मुझे बताना इसमें सोच के कि ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो बाइनोमियल होगा, मोनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 2x प्लस 3x प्लस 4x² देन माइनस x²। ठीक है। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, तो अब मुझे इसको सोच के बताना है कि ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्या क्या बनेगा। 4 भी है ना इसके अंदर, तो कुछ हायर ऑर्डर बन सकता है या फिर कुछ और बनेगा, बताओ। तो मुझे देखो पहला काम क्या करना है, जो भी लाइक एक्सप्रेशन है ना, जैसे यहाँ पे 2x और 3x है, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। तो अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ तो पहले मुझे वो काम करना है। तो मैं 2x और 3x को क्या लिख सकती हूँ, 5x लिख सकती हूँ ना। पहले मैं क्या करूंगी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी। ठीक है। इसी तरीके से 4x और x² का डिफरेंस ले सकती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3x²। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, फाइनली एक तरह का एक ही एक्सप्रेशन है, x² का सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है। तो मतलब जो लाइक टर्म्स है ना, उसके एक से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए। जहां पे जैसे अगर x ले रहे हैं तो x का सिर्फ एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो नाउ आई कैन से दैट दिस इज अ बाइनोमियल। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगला एग्जाम्पल देखो। अब मैं अगर पूछूं 5 - 7 + 2 + 3 - 5। ठीक है। अब ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो पॉज करके पहले चेक करो कि इसको क्या बोल सकते हो, मतलब तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कितनी बनी इसको पढ़ने से। तुमने सिर्फ बहुत आसान है ये, हालांकि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन, 3 टर्म्स। अब देखो कि इसको पॉज करके तुम्हारा आंसर सही आता है कि नहीं। 5 - 7 + 2 + 3 - 5। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या कर सकती हूँ, 5 को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। अब देखो ये क्या बना, 3 + 2 = 5, 5 - 7 दैट इज -2। अब ये देखो सिंगल टर्म आया है, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या बन जाएगा, मोनोमियल। ठीक है। तो इस बात का मुझे खास ख्याल रखना है कि जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड हो, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बताओ मुझे डिग्री का। मैं डिग्री पूछूं अगर 5x² + 2x डिवाइडेड बाय, ओके दिस इज 3 डिवाइडेड बाय x। ठीक है। अब मुझे इसका डिग्री बताना है, तो इसका डिग्री मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो डिग्री है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या होगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो डिग्री होगा वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, डिग्री कितना होगा इसका। ठीक है। और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कांस्टेंट, वेरिएबल, पॉलिनोमियल के बारे में। फिर हम लोगों ने सीखा किसी भी एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में हम लोग टर्म्स या कोफिशिएंट्स कैसे देखते हैं, उसका डिग्री देखा हमने। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन द डिग्री, और फिर हम पॉलिनोमियल्स के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।